कल को मेरी डेथ भी होती है तो वो मार्स पे हो। एक चीज है कि मैंने स्टार्टअप किया, मैं इसरो के साइंटिस्ट के साथ मैं बगल में टेबल बैठ के नेगोशिएट कर सकता हूँ। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक शो में। हम यहाँ पर हर सप्ताह यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी लेकर आते हैं जो कि अपने आप में इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल होती है। दोस्तों आज मैं आया हूँ IIT दिल्ली। इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क है, यहाँ पर की बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां यहाँ पे चल रही है। आजकल भारत में भी ड्रोन्स का कल्चर बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं किशन तिवारी, जो कि इन्होंने भी ड्रोन्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। तो आइए ज़्यादा समय की बर्बाद न करते हुए आइए इन्हीं के पास चलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने ये सब कैसे स्ट्रगल किया और कैसे स्टार्ट किया। तो किशन जी आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को। तो नमस्कार सबको, मेरा नाम किशन तिवारी है। मैं टीशॉर ड्रोन्स नाम का स्टार्टअप चलाता हूँ। हम अभी IIT दिल्ली में रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में बेस्ड है। हमारा जो काम है पूरा, हम ड्रोन बनाते हैं और उनका डिप्लॉयमेंट करते हैं लॉजिस्टिक्स यूज केस के लिए, डिलीवरीज के लिए। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दवाइयाँ पहुँचानी हो या कोई और इम्पोर्टेंट कोई आइटम पहुँचाना हो या कुछ भी डिलीवरीज करनी हो तो वो अपने ड्रोन के माध्यम से करते हैं। ये स्टार्टअप हमने 2019 में स्टार्ट किया था। तो मैं और मेरे पार्टनर, हम NIT इलाहाबाद के एलुमनी हैं। मेरे पार्टनर एक्चुअली मेरे कॉलेज सीनियर भी हैं। तो और हम ड्रोन में काम कर रहे हैं 2015 से, तो काफी टाइम से हम ड्रोन में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंटेंशन ये था कि हम कुछ ड्रोन को लेके, ऑटोमेशन को लेके, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे कोने कोने तक लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें देख के हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हमने इसका यूज केस देखा कि यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। जो कनेक्टिविटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पॉइंट्स है वो मेजर Tier 1 सिटीज में ही अवेलेबल होती है। Tier 2 की बात कर लो, अब Tier 3 Tier 4 में तो हालत खराब है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, या कुछ भी आप डिलीवरी कराओ उस एंगल से, या काफी सारी दिक्कत है। जिसको लेके हमने ड्रोन डिलीवरी की स्टार्टअप की शुरुआत करी और इसमें हम ये ड्रोन बनाने से लेकर डिलीवरी सारा कुछ करते हैं। जी, तो आप जैसा कि बताएं कि ड्रोन में आप डिलीवरी करते हैं, तो आप किस तरह की चीजों का डिलीवरी करते हैं इसमें? जी, तो जैसे मैंने बताया, जैसे हमारा 2 रूट्स है हमारे। एक रूट कोलकाता में लाइव है हमारा, एक रूट तेलंगाना में लाइव है। तो हम अभी जो मेजर फोकस है वो मेडिसिन में है। मेडिसिन में भी स्पेसिफिकली आप बात कर लो तो हमारे जो क्लाइंट है वो बड़े कुछ लैब्स हैं जो दवाइयाँ जो ब्लड सैंपल्स या कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं घर पे आके, और वहां से उसको लैब तक ले जाना होता है। तो अभी जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि कस्टमर टू लैब जो CTL का टाइम था वो काफी ज्यादा था। जैसे अभी कई बार 8-8 घंटे लग जाते थे एक कस्टमर सैंपल कलेक्ट करके उसको लैब तक पहुंचाने। CTL क्या होता है? CTL इज कस्टमर टू लैब। कस्टमर से आपने जब सैंपल कलेक्ट किया उसको लैब तक पहुंचाने में क्या टाइम लगता है, तो ये CTL है। तो जब भी आप CTL की बात करते हो तो CTL में 8 घंटे लेट से लग रहे हैं आपके, तो उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन और क्लाइंट तक रिपोर्ट पहुंचने में फिर 12 से 14 घंटे लग जाते थे, जो काफी ज्यादा है। तब ये ड्रोन के माध्यम से जब भी डिलीवरीज होती है तो जो CTL है वो 8 घंटे से घट के 2 घंटे के अंदर आ गया। तो आपका जो रिपोर्ट टाइम था वो 6 घंटे कम हो गया। इससे काफी ज्यादा बेनिफिट है कस्टमर को, पेशेंट्स को। तो उनकी ज्यादा जल्दी से इलाज हो सकती है। कुछ क्रिटिकल केस है तो वहाँ पे ज्यादा जल्दी उनकी डायग्नोस्टिक हो सकती है। ऐसे करके यहाँ पे बेनिफिशियल है। दूसरा, हमारा जो लैब के अलावा जो क्लाइंट्स है वो फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन में, जैसे कुछ आप रिमोट एरियाज में, सुदूर इलाकों में देखोगे आप, तो कुछ क्रोनिक पेशेंट होते हैं इनकी रेगुलर दवाई चलती है और वो दवाई मेनली शहर से या कुछ बड़े स्टोर्स पे ही अवेलेबल होती है जहाँ से आती है। तो इनकी डेली बेसिस पे जो डिलीवरीज है, जो ऑन डिमांड लॉजिस्टिक साइड की, वो सारी चीजें हम करते हैं यहाँ। तो अगर आप मकसद इसको ऐसे समझो कि जो ड्रोन डिलीवरी है ना, ये ड्रोन डिलीवरी नहीं है, ये जैसे हाईवे है, सड़क बनता है, वैसे आपने हवा में एक हाईवे बना दिया, एक ड्रोन कॉरिडोर बना दिया जो रेगुलर है, हब टू हब। अब जैसे आपको डिमांड हो, ऑन डिमांड वो वेयर हाउस से आइटम निकलता है, आपके नियरेस्ट हब तक आता है, वहां से आपको फिर लास्ट माइल डिलीवरी की जाती है। तो ऐसे करके पूरा ड्रोन डिलीवरी का चीज चलता है। आप जो ये दवा डिलीवरी करते हैं, तो ये दवा मतलब किस तरह की दवा होती है? जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो दवा होती है कि मतलब बल्क में दवा ले जाते हैं, या मतलब किसी लोकल शॉप से दवा उठानी होती है, किस तरह? जैसे मैं दवा में एग्जांपल दूं, जो हम निजामाबाद एक लोकेशन है तेलंगाना में जहां हम ऑपरेट करते हैं। निजामाबाद तेलंगाना का एक लोकल मेडिकल हब है। आप वहां जाओगे तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि वहां पे हर दूसरी बिल्डिंग
एक मेडिकल सेंटर या डायग्नोस्टिक सेंटर या दवा का वेयर हाउस है, तो हम वहां से नियर बाई जो भी 100-150 किलोमीटर के सर्कल में हॉस्पिटल्स और जो फार्मास्यूटिकल सेंटर्स है वहां पे हम दवाइयां सप्लाई करते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक जगह पे किसी गांव में एक किसी का ऑपरेशन होना है, तब ऑपरेशन में आपको सर्जरी के लिए एक खास तरह के आपको धागे की जरूरत होती है जो उसको सीने में काम आता है ऑपरेशन में सर्जरी के टाइम पे। अब ये जो खास तरह का जो धागा होता है ना, ये खुद ही सेल्फ डिसॉल्व होता है, मतलब इसको निकालना नहीं है सर्जरी के बाद, ये आपने बांध दिया इनिशियली, अब ये बॉडी में खुद ही गल जाएगा। ये एक छोटे से जो सेक्शन एक सर्जरी का ये जो धागा होता है, इसकी कीमत कुछ 15 से 20 हजार रुपए पर पैकेट का होता है। अच्छा। अब ये जो हॉस्पिटल्स है वो हमेशा एडवांस में इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो उनके लिए अब जैसे वहां पे सर्जरी हो रही है तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सर्जरी की आइटम चाहिए, तो ये एक आइटम है जो हम डिलीवर करते हैं। ये सब चीजें तो मतलब आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी जी ऑन डिमांड, हम इसको ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स कहते हैं कि हर चीज को आपको लोकली फिर क्यों स्टोर करना है, या आपको लोकली पहले से उसके लिए पैसा फंसा के उसको आपको क्यों यूटिलाइज करना, जब आप ऑन डिमांड उस चीज को खरीद सकते हो। अब एक और प्रॉब्लम निजामाबाद की हम बात कर रहे हैं चूंकि, तो इसमें आई कि जैसे एक लोकल वेंडर होता है, मेडिकल शॉप होता है, तो मेडिकल शॉप क्या होता है, ये भी कहीं एक बड़े वेयर हाउस से या डिस्ट्रीब्यूटर से दवाएं खरीदता है। तो अब किसी जब टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 की बात करते हो, तो ये जब दवा ऑर्डर करता है पैसा डाल के और दवाइयां डिलीवर होती है, इसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। मतलब समझ लो 1 हफ्ते तक उसने अपना पैसा एडवांस में ऑर्डर करके फंसाया एंड जाके दवाइयां डिलीवरी हुई। अब ये जो नेटवर्क बन रहा है, इससे ऑन डिमांड उसको सेम डे की दिन भर की डिलीवरी सेम डे में मिल जाती है, तो ये इसका बेनिफिट है जो काफी इलाकों में है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो चीजें ऑन डिमांड बेसिस पे आप डिलीवर कर पाते हैं, तो मतलब इस चीज की अभी जरूरत पड़ती है क्या, मतलब हॉस्पिटल में? जी काफी जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने बोला कि पहले से आपको स्टोर नहीं करना होता है, काफी चीजें ऑन डिमांड निकल जाती है। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एक लोकेशन उत्तरकाशी जो देहरादून से 7 घंटे के रास्ते पे है। मतलब अगर आपको उत्तरकाशी में कोई दवा चाहिए तो पहले आप या तो देहरादून आओगे या यहाँ से अभी ऑर्डर करोगे, तो भी 7 घंटे लग जाएंगे डिलीवरीज होने में। ड्रोन जैसे डिप्लॉय होता है हमारे इन रूट्स पे, तो हम यही काम 40 मिनट में कर लेते हैं। तो अभी आपका ड्रोन से मतलब कितने शहरों में डिप्लॉय हो चुका है? अभी फिलहाल हम आप समझ लो 25+ सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना और वेस्ट बंगाल है। आगे अगले कुछ महीनों में हम इसको 5 से 6 स्टेट्स में डिप्लॉय करने का प्लान है, जिसमें हमारे कुछ नंबर ऑफ ड्रोन्स डिप्लॉय होंगे और ये डिलीवरीज करेंगे। तो आपने जैसा कि दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है, तो दिल्ली में ये सर्विस अभी शुरू हुआ है कि नहीं? नहीं, दिल्ली जैसे शहरों में अभी हमको लगता है 2-3 वजह है। ये तो दिल्ली चूंकि काफी डेंस इलाका है, काफी रेगुलेटेड एयर स्पेस है यहाँ की, तो वो एक एंगल है। प्लस साथ में दिल्ली में अभी इसकी जरूरत नहीं है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको आज भी 10 मिनट में डिलीवरीज मिलती हैं, जेप्टो से लेकर हर चीज की। तो हमको जो लगा कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन और जो है वो टियर 3 टियर 4 सिटीज में जहाँ पे मेजरली फोकस है डिप्लॉय कर रहे हैं, और उसमें भी जो सेगमेंट ऑफ डिलीवरी जैसे मैंने बताया मेडिकल पे फोकस है जी। अब जरा आपके ये ड्रोन्स के टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं, तो जैसे कि आपने इन सब ड्रोन्स को बनाना कैसे सीखा? जी तो जैसे मैंने बोला कि मैं कॉलेज में मैं था NIT इलाहाबाद में, हमारे कॉलेज में टेक्निकल क्लब्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एरो मॉडलिंग क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में से ही इन सारे क्लब्स में एक्टिवली इन्वॉल्व था, तो शुरू से इवन सारे ये प्रोजेक्ट्स मैं करता था। इवन कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैं हमारा एक टेक फेस्ट होता है आविष्कार, जिसमें मैंने एक आइडिया पिच किया था कि क्यों ना यही ड्रोन एक ही ड्रोन हवा और पानी दोनों में जा सके, ये अलग अलग क्यों है। तो ये मैंने आइडिया पिच किया कि मैं डिजाइन कर सकता हूँ, और ये मेरा प्रोजेक्ट MHRD अप्रूव हो गया। इसके लिए बाकायदा मुझे MHRD से फंड मिला था, जिसमें मेरे को ये प्रोजेक्ट करना था। इसको लेके मैं फाइनल ईयर तक गया। इसमें मेरी 30 लोगों से ऊपर की टीम थी कॉलेज में जो इसमें काम कर रही थी। इसमें काफी टेक्नोलॉजीज में हमने काम किया, जैसे मॉर्फिंग विंग के कॉन्सेप्ट पे काम किया, जिसमें ड्रोन की शेप चेंज होती है एयर से वाटर ट्रांजिशन में। इवन प्रोपेलर्स मॉफ होते हैं। इसके बाद हमने स्ट्रक्चरल बैटरी पे काम किया कि बैटरीज अलग से क्यों रखनी होती है, व्हाई कांट की बैटरी ही स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाए जैसे हमारे बॉडी में होता है, और वो ड्रोन का पार्ट हिस्सा बन के उसको हम ऑपरेट करता है। इससे एक यूनिफॉर्मिटी लोड भी ड्रोन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर उसके साथ हम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने करी कॉलेज में, तो वहीं से हमको मेनली ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग मिली, और फिर उसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया।
पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो उसमें आपने बताया था कि मेरे को बचपन से ही शौक था स्पेस में जाने का, मेरे को अंतरिक्ष में जाना है और जी। उसमें मतलब कुछ एक्सप्लोर करना है चीजों को, तो शायद जी। वही आपको इंस्पायर किया क्या ड्रोन्स के फील्ड में आने के लिए? तो एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम में मेरा आज के डेट में भी इलॉन मस्क मेरे काफी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो इलॉन मस्क को मैं काफी टाइम से अच्छे से फॉलो करता हूँ। तो मेरा वही था ओवरऑल इंटेंशन कि मुझे पर्सनली स्पेस टेक में जाना। इवन मेरा अभी भी सपना है ना कि अगर मैं लेट्स से कि कल को मैं मेरी डेथ भी होती है तो वो मार्स पे हो, बजाय कि अर्थ पे हो। तो अपनी कुछ सबकी फैंटेसीज होती है, ये मेरा एक फैंटेसी है। तो उसके लिए लेके हमने ये टी शर्ट स्टार्ट करी। इवन टी शर्ट का जो फुल फॉर्म है वो टेक्नोलॉजी इन स्पेस एंड एरो वर्क्स है। तो पूरा इंटेंशन आज भी है इसको कैसे ड्रोन के साथ डेवलप करके आगे आने वाले कुछ 5-10 साल में इसको स्पेस टेक के साइड स्पेस कार्गो और भी कई डायरेक्शन में ले जाया जा सके और एक स्पेस टेक के में हम कुछ एक रिवॉल्यूशनरी कुछ काम कर पाए। जी। तो ये आपका ये ड्रोन्स जो कि मतलब ये टेक्निकली रूप से आपने बनाना सीखा, फिर आपने जैसे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए, खुद से प्रोड्यूस करते हैं कहीं से रॉ मटेरियल मंगाकर उसको असेंबल करते हैं? जब हमने शुरू किया था तो हार्डवेयर सेंट्रिक में हम काफी चीजें बना के असेंबल कर रहे थे। हमारा जो मेजर फोकस था वो हार्डवेयर का एफिशिएंसी पे था, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर लगाने से आता है। उसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर का कोड था जो चीजों को ऑटोमेट करता है। बिकॉज देखिए हमारा इंटेंशन एक और जो पूरा था ना कि ड्रोन्स में ह्यूमन की जरूरत क्यों है। लाइक फॉर अस इट वाज लाइक कि ह्यूमंस से प्रोसेस स्लो होता है और जब आप ऑटोमेशन में जब स्केल अप मॉडल में जाओगे ना तो वहां पे ह्यूमंस एक्चुअली प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। तो उस तरह से था। इवन एक और कॉन्सेप्ट था कि ड्रोन को पहले आप देखोगे कि एक रिमोट लेके उससे हम फ्लाई करते हैं, जैसे शादी के ड्रोन्स में भी होते हैं। तो एक तो कि अब इस चीज को कैसे हटा पाए एंड व्हाई कांट दीस ड्रोन्स बी कनेक्टेड ओवर 4G या 5G नेटवर्क, जिससे हम दूर बैठे, लेट्स से मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हूँ और मैं किसी एक दूसरे हिस्से में ड्रोन की डिलीवरी कर सकता हूँ, मतलब ड्रोन को ऑटोमेट करके मतलब उसको एक्टिव कर सकता हूँ एक कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी थी इस चीज की। ड्रोन में जो आपको रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है कि अपन डिजाइन किया रॉ का उसका एरो मॉडलिंग जो डिजाइन होता है या खुद से करते हैं या मतलब किसी थर्ड पार्टी को? जी, तो इसमें देखिए पूरा डिजाइन हमारा प्रोप्राइटरी होता है। तो जैसे मैंने बोला हार्डवेयर शुरू में हम आउटसोर्स कर रहे थे, बट अभी हार्डवेयर में बॉडी से लेकर सारी चीजें अब हम इन हाउस प्रोडक्शन में डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फिर भी अभी भी थोड़ा इंडियन इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है अर्ली स्टेज में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी कुछ बाहर से सब जो उसमें चिप और सर्किट लगते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आइटम बाहर से आते हैं, बॉडीज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर हमारा प्रोप्राइटरी है जो ये ऑटोमेट पूरा सिस्टम को करता है। तो ऐसे करके हमारा पूरा इसमें जो R&D करना पड़ता है तो आप जैसे कैसे करते हैं? हमारी पूरी टीम है, हमारी 35 लोगों की टीम है। इवन हम आईटी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से भी काफी सपोर्ट है हमें। तो हम इसको डिटेल रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट में भी जो हमारा हार्डवेयर साइड अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर साइड इट्स नॉट अबाउट कि हमने एरोडायनेमिक्स में कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि एरोडायनेमिक्स काफी टाइम से चल रहा है, वो एक मैच्योर इंडस्ट्री है एरोस्पेस का। और उसमें ज्यादा कुछ, इसमें मेजर जो इनोवेशन है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में, कि जो 15 लाख 18 लाख का जो ड्रोन है 8 किलो वजन उठाने वाला, उसको आप कैसे 9 लाख के अंदर में बना पाओ। तो हमारा जो पूरा डिजाइन है उसमें कौन सा मटेरियल सिलेक्शन है, कौन सा स्ट्रक्चरल सिलेक्शन है, उसको लेके आप ड्रोन का कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग साइड में, वो हमारा इनोवेशन है। दूसरी चीज, जब आप ड्रोन को लॉजिस्टिक्स में यूज करते हो ना तो ये एक बीवी लॉस कैटेगरी होती है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। जो ड्रोन दिखता नहीं और ड्रोन ऑटोमेटिकली फ्लाई कर रहा है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी, तो इसमें ड्रोन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्रोन में हमने सारी जगह डबल बैकअप्स डाले, डबल जीपीएस, डबल सारी चीजें, जैसे करके हमने इसको डेवलप करके इसको सारी चीजें करी। आपका ड्रोन्स का वजन कितना तक का होता है? अभी हमारे पास 2 मॉडल है। एक मॉडल जो हमारे पास वीटॉल में है, जो प्लेन की तरह दिखता है, वर्टिकल टेक ऑफ करके क्रूज करता है, उसमें हमारा 8 किलो तक वजन उठाने वाला ड्रोन है हमारे पास, जो 8 किलो वजन उठा के 120 किलोमीटर तक जा सकता है। दूसरा मॉडल है हमारे पास मारुति, जिसको हम कहते हैं, जो मल्टी रोटर हेक्सा मॉडल है, वो 20 किलो तक वजन उठाता है। और ये ऑप्टिमल केस में जब 5 किलो उठाता है उस समय ऑप्टिमल रेंज होती है इसकी, 5 किलो के साथ ये 40 किलोमीटर तक जा सकता है। हमारा जो पाइपलाइन में आगे के ड्रोन्स हैं उसमें 50 और 100 किलो के ड्रोन को हम टारगेट कर रहे हैं डेवलप करने का, और धीरे धीरे 500 किलोमीटर तक 500 किलो तक का ड्रोन में जाएगा। तो हम बेसिकली पूरा एडवांस एयर मोबिलिटी का एक हिस्सा है, छोटा सा कार्गो मूवमेंट का, उसके तहत ये सारा डेवलपमेंट करते हैं। दोस्तों इनके ऑफिस में बहुत सारे ड्रोन्स के सैंपल रखे हुए हैं, वो हम लोग जा करके अभी दिखा देंगे, तो इस बात पे आप लाइक हो जाए।
किसी भी स्टार्टअप में इनिशियली फेज में जरूरत पड़ती है टीम बनाने के लिए, तो आपने ये टीम को पहले कैसे बनाया, लोगों को हायर कैसे किया? इनिशियल फेज में तो स्टार्टअप के पास फंडिंग होती नहीं है। जी जी, तो देखिए स्टार्टअप पे ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आज स्टार्टअप में आपके साथ वो लोग काम करेंगे जो एक्चुअली आपके विजन को लेकर पैशनेट हो, जो आपके विजन में बिलीव करते हैं कि नहीं ये चीज़ चलेगी और ये चीज़ एक्चुअली दुनिया बदलेगी। तो मैं सारे स्टार्टअप्स को तो नहीं कह सकता सारी इंडस्ट्री को, बट ड्रोन लॉजिस्टिक्स एक अपने आप में एक पूरा नया इंडस्ट्री है जो इंडिया में शेप ले रहा है, काफी तेजी से शेप ले रहा है। अब इसमें जब आप देखोगे तो ड्रोन लॉजिस्टिक्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी स्टेक होल्डर्स है, काफी सारी चीजें हैं जो टेक केयर करनी है आपको, और पूरा एविएशन के साथ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके आपको जाना है। इसमें जो हमारा अर्ली स्टेज था, जैसे हमारे पार्टनर थे, तो मैं और मेरे पार्टनर हम कॉलेज के टाइम से ये जानते थे एक दूसरे की प्रॉब्लम, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और भी सारी चीजें जो स्किल सेट है, तो हम आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो जो इनिशियल हमारी टीम एज अ फाउंडिंग टीम थी, उसमें पूरा का पूरा फोकस ये था कि हम कॉम्प्लीमेंट करके साथ में कैसे काम कर सके। दूसरा उसका जो हमारे इनिशियल डेज के जो एम्प्लॉयज नहीं कहूंगा मैं, साथी लोग कहूंगा, कि जो इनिशियल जो थे उनका इंटेंशन इट वाज नॉट अबाउट कि वो सैलरी ड्रॉ करने के लिए आए थे, पर मैं तो उनको उस समय भी कहा और आज भी कहता हूँ कि अगर तुमको इमीडिएट सैलरी ड्रॉ करके उनको ज्यादा करना है तो उसके लिए कॉर्पोरेट ज्यादा अच्छा पे कर सकते हैं कंपेयर टू एज ए स्टार्टअप। बट स्टार्टअप में जो एक चीज होता है ना कि आप एक पूरी नई चीज को फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन करके डेवलप कर रहे हो और आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो, तो उस प्रोसेस में जो लर्निंग है और साथ में जो स्टार्टअप ग्रोथ का आपको मल्टीपल मिलता है बाद में जाके, तो वो ओवरऑल आपकी ये मंथ ऑन मंथ जो सैलरी है उसके कई गुना वैल्यूएशन करता है डाउन द लाइन कुछ सालों में। तो वो मेरे कुछ इनिशियल एम्प्लॉयज ने जाना समझा, उसके बाद वहां से डेवलप किया। इसके अलावा स्टार्टअप का भी ऐसा कोई चीज होता है, स्टार्टअप को अगर आप जॉब लेके कर रहे हो एज अ फाउंडिंग टीम या इनिशियल एम्प्लॉयज, तो फिर वो वहां से नहीं हो सकता है। स्टार्टअप में टाइम 9 से 5 का एकदम नहीं दिखता है, फ्राइडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे नहीं दिखता है, वहां पे आपको दिन रात 24/7 लगा रहना पड़ता है। और उस एक विजन को लेके आप समझ लो आप एक पागलों की एक टीम है जो एक विजन में बिलीव करके एकदम एक्सट्रीम पे जाके काम कर रही है टू मेक दैट हैपन। इससे एंड बिलीव की नहीं यार, इससे मैं दुनिया चेंज एक्चुअली मैं कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो एटीट्यूड देखना अर्ली टीम हायरिंग में वो जरूरी होता है, तो फिर वहां पे सैलरीज और पे का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। जस्ट लुक फॉर राइट पीपल हु कैन फिट इन एंड लाइक हु कैन बिलीव इन योर विजन, तो उससे आप टीम बना सकते हैं। तो इनिशियली में तो पहले अपने दोस्तों को ही अपने अप्रोच किया क्योंकि नए बंदे तो अभी हाँ, इवन हमने कॉलेजेस में कई जगह पे कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए जहाँ से हमने कुछ अच्छे बच्चे उठाए, उनको इंटर्न की तरह हायर किया। तो हमारा यही प्रोसेस था कि मैं जब पर्सनली इंटरव्यूज लेता हूँ और जब हायरिंग होती है हमारे यहाँ, तो हम आपके रिज्यूमे से ज्यादा आपका एटीट्यूड देखते हैं। हमको नहीं फर्क पड़ता है आपने बैचलर्स करी है कि आपने मास्टर्स करी है या आपने कोई डिग्री नहीं ली है, बट क्या आप जो बात कर रहे हो आपको वो चीज आती है, क्या आपके अंदर एटीट्यूड है एक्सेप्ट करने का अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, या आप ओवरऑल एक हम्बल एक एटीट्यूड लेके चल रहे हो कि नहीं आई हैव टू लर्न। तो ये सारा एटीट्यूड लेके अगर आप आते हो ना तो हम उसको प्रीफर करते हैं कंपेयर टू एक हार्वर्ड या MIT का बंदा आ रहा है जिसको पता लगता है उसको सब आता है एंड वो टीम प्लेयर नहीं होके वो खुद प्ले करना ज्यादा समझता है। बिकॉज यहाँ पे अब समझ लो लाइक इवन हम नेटफ्लिक्स से मैं इंस्पायर तो नेटफ्लिक्स के कल्चर से, तो हमारा ये इंटेंशन है ना कि वी आर नॉट मेकिंग अ फैमिली ओवर हियर, वी आर मेकिंग अ टीम। इंडिया का प्लेइंग 11 जब आप बनाते हो ना तो वहाँ हर प्लेयर की अपनी स्किल सेट होती है। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो कैप्टन की वजह से नहीं जीतती है केवल, वो पूरी टीम की हर बंदे की हर स्किल सेट की वजह से जीतती है। तो यहाँ पे हम इंडिया का प्लेइंग 11 हार कर रहे हैं जिसमें हम एटीट्यूड देखते हैं, स्किल सेट देख के एंड वहाँ से फिर सारी चीजें करते हैं। तो इट इज नॉट केवल फ्रेंड्स की बात नहीं होती है, फ्रेंड्स जो सिंक होते हैं वो आपके साथ अपने आप आ जाते हैं। उसके अलावा आप बाकी कॉलेजेस के साथ, कॉलेजेस में जो क्लब्स होते हैं, जो कि हम भी क्लब से आए हैं, तो हमारे अंदर जो कॉलेज जेट क्लब्स होते हैं टेक्निकल, उनको लेके एक अलग सिंपैथी है, तो हम वहाँ से भी प्रीफर करते हैं जाके उनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना और सारा कुछ करना। तो हम देखते हैं कि कहाँ पैशन ड्रिवन लोग रहते हैं, हम वो पैशन ड्रिवन लोगों को टैप करते हैं, वहाँ से हम टैलेंट देखते हैं। सो ये हमारा अप्रोच रहा है। अप्रोच में फिर जब एक बार ऑन बोर्ड करते तो हम इनिशियली अर्ली डेज में हम पहले इंटर्नशिप पे जाते थे, अनपेड इंटर्नशिप। तो अनपेड इंटर्नशिप भी होता है ना, जब अनपेड जाते हो तो आई नो अनपेड एक एंगल है जो नहीं होना चाहिए कई केसेस में, बट अर्ली स्टेज स्टार्टअप में बहुत हेल्पफुल होता है। अनपेड इंटर्नशिप में क्या होता है ना कि फिर अर्ली स्टेज में कोई आता है ना तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आता है, ना कि वो पैसे के लिए आता है। जो मैंने देखा है, अगर वो पैसे के लिए आए
या उसको लगे कि यहाँ पे सारी टीम एक्सपीरियंस और मैं जाके बस काम कर लूंगा, तो फिर वो टिकता नहीं। तो हमने इस पे फोकस नहीं किया ना कि बंदा मतलब कोई भी टैलेंट आता है तो कैसे रिटेन हो या इनिशियली, हमने बस फोकस किया देखो ये काम है, दिस इज अ जॉब, दिस इज द ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन आई कैन गिव यू, और ऐसे जाके लॉन्ग टर्म में मैं तुमको बेनिफिट दे सकता हूँ। इंटर्नशिप अगर करते हैं अच्छा तो फिर फुल टाइम में कुछ टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड फिर उसके बाद आप एज अ पार्ट ऑफ बन जाते हो। इवन हमारे कुछ एम्प्लॉयज के पास ईसॉप भी है जो अर्ली स्टेज के है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में। आज वो ईसॉप इतना कमा चुके हैं जितना उनके फ्रेंड्स जो मल्टीनेशनल कंपनी में जाके सैलरी लेते थे वो उतना नहीं कमाए, उसका कई गुना दे हैव अर्न मेक इन ईसॉप्स। तो ऐसे करके ये सारा अर्ली स्टेज का आउट मतलब वैल्यू भी होता है, और हम हायरिंग भी ऐसे करते हैं। आजकल देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसमें तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो हमारे ऑडियंस में से कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा क्या उसके स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको कांटेक्ट करें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए ड्रोन में काफी तरह का स्किल्स है। ड्रोन जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है जिसमें काफी डिपार्टमेंट जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बॉडी, हार्डवेयर, सारे मैं कह इवन बायोटेक जैसे डिपार्टमेंट भी आता है, तो आजकल बायोमिमेटिक्स से भी डिजाइनिंग होती है। तो मैं बस इसके अलावा ऑपरेशंस टीम, ग्राउंड ऑपरेशंस टीम, पायलट टीम, ये सारी चीजें होती है। तो दो तरीके हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग और R&D टीम में आती है, अगर आप इंजीनियर हो तो आप हमारे एक बार वेबसाइट पे जाके या हमारे HR पे एक बार अप्रोच कर सकते हो। वहां से हम एक प्रोसेस फॉलो करके भी विल चेक कि आप कैसे हो, उस हिसाब से हम आपको टीम में डाल देते हैं। इंटर्न अगर आपको लगता है इंटर्नशिप से शुरू करना है, फुल टाइम से शुरू करना है, उस हिसाब से टीम सेलेक्ट कर लेती है। इसके अलावा अगर आप 12th पास कर रहे हो या आप बस अभी इंटरमीडिएट से निकल के आपको बस लाइफ में कुछ करना है, व्हाइट कलर जॉब लेना है, तो इवन आजकल पायलट जॉब्स आ रहे हैं, ड्रोन पायलट जॉब। आप 50 से 60 हजार रुपए में ड्रोन पायलट की लाइसेंसिंग करा सकते हो खुद के लिए, एंड देन यू कैन जॉइन अस, जहाँ पे आप ड्रोन पायलट बन सकते हो, फिर वहां से मैं आपको डिप्लॉय आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। इंडिया में ड्रोन उड़ाने को लेकर के कुछ कानून है और उसे लाइसेंस कैसे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कौन कौन सी जगह पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जी, तो इंडिया में जो ड्रोन है रेगुलेशन इसका वो DGCA गवर्न करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। तो पूरे भारत के जो एयर स्पेस है उसको इन्होंने 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, रेड, येलो, ग्रीन। रेड एरिया जो भी रेस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं, कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रेस्ट्रिक्टेड सेंसिटिव जोन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, या इवन एयरपोर्ट्स है, तो एयरपोर्ट का 5 किलोमीटर का सर्कल रेड में आता है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो 3 किलोमीटर का सर्कल रेड में आता है। तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट के रेड जोन होते हैं। एयरपोर्ट का 5 से 12 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो येलो जोन में आता है, और उसके बाद का पूरा इंडिया आपका ग्रीन जोन में आता है। तो आप जब देखोगे तो इंडिया का 85% से ऊपर का एयर स्पेस पूरा ग्रीन है। तो जब भी आप ग्रीन जोन की बात करते हो ना, तो 400 फीट की हाइट, मतलब अराउंड 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग के बराबर का हाइट पे आप ड्रोन बिना परमिशन के उड़ा सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर बाकी आपको येलो जोन में अगर फ्लाई करना है या 400 फीट के ऊपर ग्रीन जोन में फ्लाई करना है, तो आपको ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो उस एरिया का है उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। बट अगर आपको रेड जोन में पेनिट्रेट करना है, उसकी एयर स्पेस में आपको फ्लाई करना है, तो वो रेड स्पेस का जो भी ओनर होती है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको उनसे जाके परमिशन लेनी पड़ती है। एंड वो परमिशन मिलने के बाद भी एक उसमें रूट अप्रूवल भी होता है कि अगर आप इस जोन में घुस रहे हो तो आप स्पेसिफिक ये रूट फॉलो करके ही जाओगे। तो वो उस हिसाब से आपको प्रोसीजर्स और सारी चीजें फॉलो करके आपको ऐसे फ्लाई करनी होती है। और ये पब्लिक जगहों पे इसे उड़ाना बहुत जगह इलीगल होता है, तो उसमें जी, इसमें एक जो पब्लिक जगह पर उड़ाने का है वो जोन वाइज होता है कि अगर आपका वो पब्लिक जैसे कि आपने ये वो रेड या येलो में आता है। बट इसके अलावा भी एक और है कि आप कहीं भी कैमरा भी नहीं डाल सकते हो। एक इंडियन प्राइवेसी कंसर्न भी होता है, बेसिक राइट जो जिसको कहते हैं, उस हिसाब से भी ये फिर कॉन्फ्लिक्टरी होता है कि आप फिर यू कांट फ्लाई ड्रोन विद अ कैमरा एनीवेयर अक्रॉस कंट्री। तो ये ऐसे। और ये ड्रोन उड़ाने के लिए मतलब कोई भी बंदा सीख के उड़ा सकता है या मतलब लाइसेंस लेना? जैसे मैंने बोला, ड्रोन अगर 250 ग्राम से नीचे का ड्रोन उड़ा रहे हो जो नैनो कैटेगरी में आता है, उसके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप ओवरऑल जा रहे हो कि उसके ऊपर 250 ग्राम से ऊपर का ड्रोन उड़ाना चाहते हो और आप 12वीं पास हो, तो आप बस कोई भी ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं जो DGCA अगेन अप्रूव कर, जैसे CBSE अफिलिएशन होता है या बोर्ड अफिलिएशन किसी स्कूल का होता है,
बेसिक ट्रेनिंग स्कूल का अफिलिएशन होता है DGCA से। तो DGCA सर्टिफाइड किसी भी फ्लाइंग स्कूल से आप 50 से 60 हजार का एक कोर्स कर सकते हो, 2 हफ्ते का कोर्स होता है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, बेसिक स्किल से हो जाएगी, आप वहां से ड्रोन उड़ा सकते हो, उड़ाना जान जाओगे। बट स्टिल हमने देखा है कि ड्रोन लाइसेंसिंग लेना एक चीज है, बट उसके ऊपर स्किल सेट को मतलब उसको डेली लाइफ में लाना एक चीज। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाना तो लेट्स से हमने 2 हफ्ते में सीख लिया, बट स्टिल वो गाड़ी चलाना सीखना और उसको एक्चुअली हाईवे पे चलाना में डिफरेंस होता है। वैसे ड्रोन में तो आप फिर किसी कंपनी में एज अ इंटर्न या एज अ इनिशियल मेंबर ज्वाइन करके वहां से फर्दर सीख के अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा आते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में कि उन्होंने मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे पढ़ाई की, और आप में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? तो मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ। देवरिया जो गोरखपुर मंडल में आई जी, उत्तर प्रदेश में। आपकी पढ़ाई है कैसे, मतलब तो मैं देवरिया से ही पढ़ा हूँ इंटरमीडिएट तक। 2014 तक मैंने देवरिया में पढ़ाई करी। उसके बाद 2014-15 का एक साल मैंने कोटा में तैयारी की, जेई की, और उसके बाद फिर मैंने NIT इलाहाबाद में उसमें एडमिशन लिया। 2015 से 19 मैंने NIT इलाहाबाद से मैकेनिकल में डिग्री ली है। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर में एक्चुअली हमको यूपी का स्कॉलरशिप मिलता था, तो इस स्कॉलरशिप के पैसे से मैंने कंपनी रजिस्टर करा के फिर वहां से मैं कंपनी चला। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जैसे आप कॉलेज में थे तो उसी टाइम से आपने सोच लिया था कि हमको स्टार्टअप करना है कि मतलब जॉब में जाना है कि नहीं जाना है, मतलब कब ये डिसाइड? तो एक्चुअली मैं कॉलेज के 3rd सेमेस्टर में था, तो मेरा था कि यार मेरे को UPSC भी करना है, मेरे को IES भी करना है, मेरे को गेट भी करना है, फिर स्टार्टअप भी करना है। तो चारों चीज का क्या, इवन मेरे लैपटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें चारों चीज का मैंने वीडियोस, कंटेंट सब डाउनलोड करके रख लिया कि यार अब बताओ क्या करना है, किचन सोचना तो पड़ेगा। तो मैं काफी कंफ्यूज था कि कैसे करें। तो फिर मैंने क्या किया ना कि लेट्स गो कि इन 4 जो एरिया है ना, इसमें सक्सेसफुल लोग कौन है। IES में मैंने देखा, IES में मैंने दिल्ली के मेट्रो मैन जो श्रीधरन सर है, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो, उनका देखा। फिर गेट का देखा, गेट के सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। एंड फिर मैंने स्टार्टअप में मुझे एक ही नाम मिला, इलॉन मस्क का। जी, तो इलॉन मस्क नहीं हो तो एलियन मस्क है। जी। तो यार मेरे को यही था ना कि फिर अगर ये लोग एक्सट्रीम है इन चारों सेगमेंट का, तो मुझे किस एक्सट्रीम पे जाना है एट पर्सनली। तो मुझे एक्चुअली फिर यार ओवरऑल स्पेस टेक में एक्साइटमेंट था, और मैं किसी और सेगमेंट में जाके स्पेस टेक में नहीं जा सकता था, स्पेस में नहीं जा सकता था। तो ये एक रास्ता मुझे लगा कि दिस इज द थिंग्स वे आई शुड टेक। और स्टार्टअप में भी फिर मैं काफी चूजी हो गया कि स्टार्टअप में मैं किसी भी डोमेन में नहीं जाऊंगा, आई हैव टू बी टुवर्ड्स टेक, और वो भी डीप टेक में मुझे रहना है। अब तो इसरो को चूज करते तो भी आप स्पेस में जा सकते थे, तो फिर आपने इसरो क्यों नहीं चूज किया? नहीं यार, इसरो में देखो आप एक चीज है ना कि आप इसरो में एज अ एम्प्लॉय जा रहे हो, एज अ वर्कर जा रहे हो। एक चीज है कि मैंने स्टार्टअप किया, मैं इसरो के साइंटिस्ट के साथ मैं बगल में टेबल बैठ के नेगोशिएट कर सकता हूँ एज अ बिजनेस होल्डर। सो मेरे पास यहाँ पे ज्यादा इंडिपेंडेंस है टू ग्रो एंड टू क्रिएट थिंग जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, इवन कॉलेज के बाद मेरे घर से काफी प्रेशर था, मतलब प्रेशर नहीं कहूंगा, मतलब काफी इनपुट्स थे कि नहीं बेटा इसरो का एग्जाम दे दो, इवन UPSC का दे दो यार, कुछ तो करो। तो मेरा नहीं था, नहीं अगर मुझे स्पेस टेक में जाना है ऐसा है तो आई कैन डू इट माई सेल्फ, बिकॉज फिर वहां से मैं वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ये जैसे कि कंफ्यूजन रहता है कॉलेज में कि हम मतलब जॉब करें या स्टार्टअप करें, क्या मतलब क्या करता है, अगर आपका कंफ्यूजन अभी भी दूर हो गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जो भी ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस कंफ्यूजन के लिए मैं एक चीज यहाँ ऐड करूंगा कि यार देखो, मैंने देखा है ना कि काफी जो यंगस्टर्स हैं, मैं से भी लोग मिलते रहते हैं कि यार किशन यार लाइफ में क्या चूज करें, कैसे चूज करें। तो आप यार ये एक बार अप्रोच ट्राई करके देखो कि यार आपको क्या करना है, या क्या सोच रहे हो आप। उस सेक्टर के एक सक्सेसफुल बंदे को देखो एज ए एग्जाम्पल, एंड बस देखो आपकी क्या वो बनना चाहते हो क्या। और वैसे 2-3 उसकी लाइफ स्टाइल देखना कि वैसी लाइफ स्टाइल होगी, वैसा तरीका होगा, वैसे लोग मिलेंगे। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लगता है वहां से आप क्लियर हो जाओगे एक्चुअल रियल लाइफ में कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये इससे काफी लोगों की प्रॉब्लम काफी जगह सॉल्व हो जाती है। हाँ, तो मैं ऐसे यही कहना चाहूंगा। तो मैंने आपके बारे में पता लगाया तो पता चला कि आपने इसके पहले भी एक कोई मतलब बायोटेक की कोई कंपनी आपने कुछ काम किया है या? नहीं, बायोटेक की कंपनी में काम नहीं किया। एक्चुअली मैं कॉलेज में था तो मेरे सारे अधिकतर फ्रेंड बायोटेक के थे,
लाइक पूरा बायोटेक मेरा फ्रेंड था। अच्छा। तो हमने यार एक स्टार्टअप किया था 5th सेमेस्टर में। एक्चुअली 4th सेमेस्टर के पहले कोई स्टोरी थी जिसमें मैं कॉलेज ड्रॉप करने का प्लान कर रहा था। अच्छा। उससे बाद में बात करेंगे। तो 5th सेम में मैंने एक स्टार्टअप मर्फी करके, मर्फी में मैं था और मेरे 3 बायोटेक के फ्रेंड्स तो थे। ये कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ये स्टार्ट किया था जी इसको? जी जी जी। अच्छा। सो उस समय यही इंटेंशन था कि बायोटेक की जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है, जेनरिक मेडिसिन और सारा डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। उसमें हमने काफी कुछ किया। इवन कॉलेज का हमारा जो हेल्थ केयर सेंटर था, जो मेन किसी भी कॉलेज का हेल्थ केयर सेंटर होता है, उसके जो चीफ डॉक्टर थे, जो मेन डॉक्टर थे, उनको भी हम एक स्टेज पे ऑनबोर्ड किया था कि उनसे भी क्या मदद ले सकते हैं। जैसे करके ये हमने किया, पर इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे और फाइनल ईयर तक ये हमने स्टार्टअप बंद कर दिया। जी। उसके बाद से फिर आपने ये टीसो का सपना देखा? जी जी। तो इसमें वही था, मतलब इसमें भटकने का वजह ये था कि जैसे मैंने बोला, मेरा वो MHRD वाला एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें मैं ड्रोन बना रहा था जो एयर वाटर दोनों में जा सकता था। तो मेरे लिए पर्सनली इट वाज अ चॉइस कि मैं या तो बायोटेक के एक स्टार्टअप में प्रोसीड करूं, जो ऑब्वियसली काफी अच्छा और एक्साइटिंग सेक्टर है, या तो मैं अपना जो कोर है एरोस्पेस, स्पेस टेक और ड्रोन्स का, मैं उसको फॉलो करके टेक बिल्डिंग में जाऊं। तो आई चूज द अदर थिंग। तो आई थिंक मैं थोड़ा उधर बायस हो गया। तो जब जैसे मुझे इधर अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उधर जंप करके उस पर फोकस करने लगा। तो इधर ओवरऑल मेरा थोड़ा फोकस कम हो गया, एंड दैट इज हाउ इट गॉट फेल। बट नहीं है, मैं पीछे देखता हूँ तो आई फील हैप्पी अबाउट माय चॉइस कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया। बिल्कुल जी। आप ये मतलब इस पिछले महीने बेंगलुरु में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरो शो हुआ था, वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ वहाँ के रोचक किस्से कुछ भी होंगे तो शेयर करना चाहे हमारे ऑडियंस के साथ। इसमें कुछ मतलब उसमें क्या था, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया करके शो होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करती है इंडिया की तरफ से। उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करते हैं। तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था IIT दिल्ली के थ्रू, इनके पवेलियन के थ्रू गए थे, जहाँ पे हमने एक ड्रोन लॉन्च किया जो 8 किलो वजन उठा सकता है और 120 किलोमीटर जा सकता है। अडरना नाम है उसका, अडरना V2 है, जेन 2 है वो। सो अडरना का मेन खासियत क्या है, वो 10 से 12,000 फीट तक क्रूज कर सकता है और ये डिलीवरीज कर सकता है। उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेकर हमने डिजाइन करी कि वो केवल वेट कैरी नहीं करता, वो वॉल्यूमेट्रिक वेट की बात करता है। जैसे कई ड्रोन्स आप देखोगे ना, तो वो जैसे 10 किलो वजन उठाते हैं, 5 किलो वजन उठाते हैं, बट वो वजन उठाते हैं उसमें जगह है ही नहीं रखने की। जैसे जो प्लेन्स होते हैं उसमें यही प्रॉब्लम है कि कार्गो का वेट दे कैन कैरी, बट कार्गो का वॉल्यूम इज वेरी लिमिटेड, कितने जगह में आपको डाल सकते हो कार्गो। तो ये सब चीज देख के हमने ये अडंडा V2 डिजाइन किया, जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक वेट पे भी फोकस किया, जस्ट नॉट ऑन वेट। तो उस हिसाब से ये मॉडल हमारे लिए काफी सक्सेसफुल है, जिसमें हम एक बार में ज्यादा दवाइयां या ज्यादा आइटम उठा के जा सकते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा जो एक और हमारे सक्सेसफुल चीज रही, वहां पे हमने एक लोकल MOU किया। विंग कमांडर सतीश है हमारे लोकल पार्टनर, जिनकी कंपनी है ड्रोन वर्ल्ड करके, जिससे हम साउथ इंडिया में ड्रोन डिलीवरी के रूट्स खोलेंगे और ऑपरेट करेंगे। तो ऐसे करके ये एरो इंडिया हमारे थोड़ा सक्सेसफुल रहा। कुछ मिलिट्री की डिमांड भी आई, जैसे मिलिट्री की कुछ फॉरवर्ड बेसिस पे कई जगह दवाइयाँ पहुंचानी होती है, जहाँ कनेक्टिविटी में काफी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे हमारे लॉजिस्टिक्स ड्रोन, हमारे पास एक और जैसे मैंने बोला मारुति जो 20 किलो का वजन उठा सकता है, और अगला हमारा मॉडल ऐरावत है जो 50 किलो तक का वजन उठा सकता है। तो इन ड्रोन्स की भी काफी डिमांड हमें दिखी कि आर्म्ड फोर्सेस में काफी डिमांड है, और वहाँ से उस तरह से हमारे लिए फ्रूटफुल रहा था। अच्छा, आपका ये बिजनेस जो B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है, मतलब ये किस टाइप का है? हमारा पूरा फोकस इंटरप्राइज सेल्स पे, तो हम कॉमर्शियल मार्केट में प्ले करते हैं फॉर बिग इंटरप्राइजेस या कुछ बिजनेसेस। जी, ये ड्रोन डिलीवरी आज की डेट में या आने वाले कुछ सालों में ये B2C नहीं होगा, इसमें कंज्यूमर डायरेक्टली ऑर्डर नहीं करेगा कुछ मॉडल में। ये एक जनरल पर्पस नेटवर्क होगा जिसको इंडिविजुअल कंपनीज ही यूटिलाइज करेंगे, जिस रूट को डिलीवरीज करते हैं। विदेशों में होता है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऑर्डर भी ड्रोन डिलीवरी करती है, तो या इंडिया पे ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, कुछ टाइम में होगा, घर तक नहीं आएगा डिलीवरीज। ये हब टू हब डिलीवरी का ही नेटवर्क बनेगा। आपके घर के आसपास कोई एक नियरेस्ट हब डिजाइन होगा, जो बस हेलीपैड की तरफ 5 मीटर का लैंडिंग पैड होता है, किसी बिल्डिंग के टॉप पे या कहीं भी डिजाइन होगा, वहां तक डिलीवरीज आएगी। वहां से जो लास्ट माइल बेट होगा उस डिलीवरी का, वो बाइक से होगा।
तो ऐसे करके ये ड्रोन प्लस बाइक का एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो आपकी डिलीवरीज करेगा। आपको इसका इम्पैक्ट कैसे दिखेगा कि जो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आपको नेक्स्ट डे या 3 से 4 दिन में मिलने वाली थी वो आपको सेम डे में डिलीवर हो जाएगी। तो ये आपको बेनिफिट दिखेगा, बट एक्चुअली ड्रोन डिलीवरी आपके घर तक नहीं दिखेगा कुछ सालों तक। तो आपने ये टी शॉप का बिजनेस किस ईयर में शुरू किया था आपने? हाँ, जैसे मैंने जून 2019 में जिस ईयर में कॉलेज से पास आउट हुआ उसी साल हमने कॉलेज। तो उसके अगले साल कोरोना आ गया था, तो आपने उससे कैसे निपटा? उसमें उस टाइम में बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके थे। कोरोना काफी एक स्ट्रगलिंग टाइम था सारे बिजनेसेस के लिए, बट मैं कहूंगा कि ड्रोन इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव एंगल था, जो जिसमें कुछ पॉजिटिव चीजें जो कोरोना टाइम हुई है, जिसमें ड्रोन इंडस्ट्री का जो ग्रोथ या रिटर्न है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब कोरोना टाइम था, लॉकडाउन 1 या 2 या उसी बीच में एक फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, बहुत लंबे समय तक चला। तो दिल्ली में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न था। तो हमने क्या करा, इवन आपने न्यूज में देखा होगा ड्रोन काफी जगह डिप्लॉय हुए थे फॉर सर्विलांस यूज केस। तो हमने दिल्ली पुलिस के साथ और भी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप करके इन जगह ड्रोन डिप्लॉय करे थे, और इन ड्रोन्स की लाइव स्ट्रीमिंग फुटेज का वो डीसीपी ऑफिस तक हम करते थे। तो इससे जो जैसे आजादपुर मंडी एक है, एशिया का सबसे बड़ा मंडी कहा जाता है इसको, उसमें हमने पूरे लॉकडाउन 1 और 2 में डिप्लॉय किया है ड्रोन, उससे सर्विलांस किया और रियल टाइम स्ट्रीमिंग और डीसीपी हाउस तक देते। उससे क्या होता था, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे और सारी चीजें काफी आसान हो जाती थी। तो ये हमने लॉकडाउन में किया, इससे सर्वाइव किया हमने। यानी कि कोरोना में आपको फायदा ही हुआ? नहीं, मैं फायदा नहीं कहूंगा, बेसिकली वो हमारे लिए एक तरीका था, उसमें हमारे रेवेन्यू का ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्जिन था उसमें हमको, बट ओवरऑल वो हमारे लिए एक मौका था मैं कहूंगा, बल्कि जिससे हमने एक एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करके। जैसे मैंने बोला, हमारा पूरा मकसद है इस टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी फाइनली बेनिफिशियल तभी होगी जब एक्चुअली वो मास को बेनिफिट करे। तो उस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो आपने इनिशियली टी-शॉप के लिए फंड रेजिंग कैसे की थी? जी, तो टी-शॉप में हमने एक फंड रेज किया है, अराउंड 3 करोड़ का सीड फंड किया है, जो कुछ एंजल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हैं। तो इवन एक टाइम ये था टी-शॉप में ना, जब हमको लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम काफी ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। इवन हमने ओपन मार्केट से एक टाइम पे पैसा उठा रखा था, तो 3% इंटरेस्ट रेट भी मिलता था हमको, तो काफी हम दबे हुए थे। फिर एक फाउंडर है एक और कंपनी के, उन्होंने वो काफी सपोर्ट किया। तो इवन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है ना, इसमें फाउंडर और एक दूसरे को हेल्प करके ये इकोसिस्टम बढ़ता है। तो वहां से हमारा सपोर्ट आया, हमने वहां से थोड़ी रिकवरी की। फिर कुछ इन्वेस्टर्स को हमारा आइडिया पसंद आया, जो काफी यूनिक वे में, जिसमें हम अप्रोच कर रहे थे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेके। तो वहां से कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा और फिर वहां से हमने फंड रेज किया। तो इवन अब मैं कहूंगा कि देखिए, फंड रेज के लिए शुरू से ही हम काफी फाइट कर रहे थे, बट हमको लगा कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने आप उस लेवल पे हो जाते हो ना कि आपको फिर इन्वेस्टमेंट अपने आप मिल जाती है। तो अगर लेट्स से कई बार आपको इन्वेस्टमेंट मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है या टाइम लग रहा है एज अ स्टार्टअप, जो इनिशियली लगेगा, तो आप समझ लो कि देयर आर समथिंग जो आपको मॉडल में ट्वीक करना है, या कुछ और चीजें जो फिट इन नहीं हो रही है, जो एज अ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकॉज एज अ इन्वेस्टर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैंने आप में इन्वेस्ट किया तो मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, जो मुझे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में नहीं, मतलब एक ओपन मार्केट में एफडी में नहीं मिल सकता है, बिकॉज मेरा रिस्क ज्यादा है। तो मुझे रिवार्ड उस हिसाब से चाहिए। तो वो रिवार्ड आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ फाउंडर बताना पड़ेगा कि नहीं, ये रिवार्ड है, ये आपको इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू इतने टाइम में मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो तो कुछ इन्वेस्टर अर्ली स्टेज पे काफी सारा डेटा, काफी सारा प्रोजेक्शंस, काफी सारी चीजें मांगते हैं। कुछ हद तक तो वो सही है, बट कुछ जगह पे ना अगर इन्वेस्टर्स को डिले करना होता है या वो कंफ्यूज है ना, तो आपसे वो डिटेल मांगते हैं ना, तो उससे आपका टाइम कहीं ना काफी वेस्ट होता है एज अ फाउंडर, बिकॉज हमारे लिए एक मिनट मैटर करता है, एक दिन मैटर करता है, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप अर्ली स्टेज में होता है एज अ इन्वेस्टर, तो हमने देखा है ना कि अर्ली स्टेज जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो फाउंडर के ट्रस्ट पे होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में देखो आपका MVP आपका मार्केट फिट नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसको कहते हैं PMF, वो आपका प्रूफ नहीं है सीड राउंड में। आपके पास एक रॉस आइडिया जिसका आपने हल्का फुल्का सा एग्जीक्यूशन किया, उसकी स्केलेबिलिटी एक दिखा रहे हो आप रफली सा, और आज के बियर मार्केट में वो सारी चीजें आपको प्रूव भी करनी है, ठीक है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं अर्ली राउंड्स की, वो फाउंडर पूरा का पूरा फाउंडर पे कन्विक्शन पे होता है,
मेरे को फाउंडर पे कितना ट्रस्ट है, वो कितना आगे तक इस स्टार्टअप को ले जा सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि बस आप अपने काम पे फोकस करो, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन से कर सकते हो सोसाइटी में। और इन्वेस्टमेंट एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो अपने आप आ जाएगा, आप अगर इन्वेस्टर के साथ टच में रहोगे और कुछ अच्छा आउटपुट दे रहे होगे। इसके अलावा अगर आपने किसी एक इन्वेस्टर को अप्रोच किया, उसमें उसने मना कर दिया, बट आप उसको नेगेटिव फीडबैक लेके उससे हमेशा के लिए कट मत जाओ। आप बस उसको रेगुलर बेसिस पे ना आप अपडेट्स भेजते रहो, एग्जाम्पल के लिए कि नहीं आज हमने ये किया, कल हमने ये किया, तो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद ना वो आपके साथ ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा उस इन्वेस्टर का, जो शायद आपको कई जगह हेल्प कर लेगा। तो ऑल्सो जब इन्वेस्टर्स के साथ बैठते हो तो इट इज जस्ट नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट इज अबाउट देयर बिजनेस नेटवर्क, देयर गाइडेंस, देयर एडवाइजरी। तो वो सारी चीजें एज अ होल आपको मिलने लगती है। तो आपको लगभग पहली फंडिंग मिलने से पहले कितने इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया था? यार देखो एक बड़ी सी लिस्ट हमने बनाई थी, कम से कम अराउंड 180 इन्वेस्टर्स की, सारे ने रिजेक्ट किया था हमको, बट फाइनली उन्हीं में से कुछ इन्वेस्टर्स ने आके हमको फिर सपोर्ट किया। अब अभी और भी आगे फंड रेजिंग से मतलब जी, हम कुछ फंड रेज और करेंगे आगे, और वो एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस है फॉर बिजनेस ग्रोथ जो कर रहे हैं। तो हमारे बहुत से ऑडियंस में से कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो उनके लिए कुछ फाइनल सलाह दे दीजिए। जी बिल्कुल। तो यार मैं ये कहूँगा ना कि अगर आप अभी जस्ट कॉलेज में हो या स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, तो अभी देखो इंडियन मार्केट काफी तेज ग्रो कर रही है, और दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट, और उसको कैसे हम स्केल कर पाए। अब बस एक आइडिया लो, उसको होल्ड करो, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है स्टार्टअप में या किसी भी चीज में, आप स्टार्टअप ना भी कर रहे हो, आप भले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी, परसिवियरेंस वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपको परसिवियर करना, आप क्या कर रहे हो, वहां से होल्ड आउट करके आगे तक जा रहे हैं। तो ये रहा स्टार्टअप शुरू करने की चीज। और इसमें एक और चीज है कि अगर आपको शुरू करना है ना, तो ज्यादा सोचो मत, अगर मुझे यहाँ पे जाके पानी बॉटल से पीना है, जस्ट गो एंड ड्रिंक। मैं सोचूंगा नहीं या कि क्या होगा अगर पानी गिर गया तो, या बॉटल तक नहीं पहुंच पाया तो, वगैरह वगैरह। तो ये ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, बट हालांकि अगर आपको स्टार्टअप करना है ना, जरूरी नहीं कि आपको पूरा 1 साल या 2 साल का या पूरा पता हो, आपको बस एक गट फीलिंग है कि इमीडिएटली मुझे क्या करना है, आप वहां से शुरू कर सकते हो। एंड बिलीव मी, आपको रास्ते में ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा स्टार्टअप शुरू करने के पहले। बट एक्चुअली जो मुझे लगता है ना कि स्टार्टअप की जब जर्नी एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है कंपेयर टू स्टार्टअप स्टार्ट करना। उस टाइम में मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं पर्सनली ये मानता था ना कि देखो यूपीएससी कोई कर रहा है या स्टार्टअप कर रहा है, दोनों सेम चीज है। एक आईएएस और एक एंटरप्रेन्योर एक लेवल पे हो सकते हैं। आईएएस को भी एक अपना सोशल जो एंगल है, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है या डेली वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका जानकारी लेना है, या जनरल नॉलेज एक रखना है सारी चीजों का। एज अ फाउंडर वो भी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं ड्रोन इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे केवल ड्रोन के बारे में पढ़ना है, मुझे दुनिया में क्या हो रहा है एक जनरल नॉलेज रखना जरूरी है। एज अ फाउंडर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, कि आप अपने आप को कैसे ओवरऑल बिल्ड कर रहे हो, ताकि आप सारी चीजों को डेवलप करके उसको आगे नेविगेट करके ले जा पाओ। बिकॉज बिलीव मी, फंडिंग मिलना एक लगता है कि एक जश्न की चीज है, बट फंडिंग मिलने के बाद एक्चुअल चैलेंजेस शुरू होते हैं। बिकॉज आपके ऊपर अब एक जिम्मेदारी है कि आपको एक इन्वेस्टर को आउटपुट देना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है ना कि हमको अमीर होना है पर्सनली एज अ फाउंडर, और तब आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो बिलीव मी दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू स्टार्ट। क्योंकि फिर रास्ते में जैसे स्ट्रगल आएगा यू विल लूज आउट, और वो फिर मोटिवेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ राइट मोटिवेशन टू स्टार्ट। आपको कुछ डेवलप करना, आपको कुछ बिल्ड करना है, आपको किसी चीज को लेके पैशन है। इवन ये भी पैशन हो सकता है ना कि मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, मुझे इंडिपेंडेंट काम करना है, वो भी एक वजह होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप लेके कर सकते हो। बट अगर केवल मोटिवेशन है पैसा कमाना, तो आप इवन ये देखना, एग्जाम्पल के लिए जोमेटो का आईपीओ हुआ है। अब जोमेटो के जो फाउंडर है दीपिंदर गोयल या जो भी और फाउंडर्स है, उनका एग्जिट में पैसा देखना, उनको कितना पैसा मिला है। आप फ्लिपकार्ट का देख लो, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स को कितना पैसा मिला वर्सेस कंपनी की वर्थ क्या है, वो कुछ भी नहीं है। तो एज अ फाउंडर ना, जब आप एक लेवल पे जा रहे होते हो, तो पहले स्टार्टअप में व्हाट मार्केट हैज सीन सो फार, पहले स्टार्टअप में किसी का पैसा नहीं बनता। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने थ्रू लोगों का वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा यही माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे अगर 40-50 इन्वेस्टर्स है ना, तो मैं उन 50 इन्वेस्टर्स को कैसे मल्टीपल 10x या 15x का मल्टीपल दे पाऊं।
कंपेयर टू मेरे लिए कितना बन जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एटीट्यूड लेके चलना। तो साथ में आप इसमें आपके लिए एज फाउंडर क्या है, आप अपने आप को बिल्ड करते रहो एज अ कैरेक्टर, तो आप अपना इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना कि आगे जाके आप उस चीज में एक एग्जाम्पल हो जाओगे। तो फिर इवन अगर लेट्स से कि आपको कुछ सालों बाद जो अपना दूसरा स्टार्टअप डालना होगा या कुछ कर, तो वहां पे आपको ओवरऑल सारी चीजें काम आएंगी। तो व्हाट आई विल जस्ट से, बिल्ड योरसेल्फ, कुछ भी करना है स्टार्ट, उसमें कोई इधर उधर ओवरथिंक मत करो, जस्ट डू इट एंड आगे बढ़ो, और साथ में इन द प्रोसेस खुद को बिल्ड करते रहो। कॉलेज के स्टूडेंट लोग इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि वो कॉलेज ड्रॉप करने के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि आपने भी सोच रखा था, तो उनके बारे में कुछ मतलब क्या आपने सीखा कि कॉलेज ड्रॉप करके ये करना, ये कॉलेज कंप्लीट करके? यार देखो, मैंने कॉलेज ड्रॉप वाला क्यों सोचा था, बिकॉज मैंने कुछ एग्जांपल देखे थे जिसमें लोगों का था कि कॉलेज ड्रॉप करना है। लेकिन एक चीज हमको समझनी पड़ेगी ना, देखो हर चीज का सॉल्यूशन इज नॉट अबाउट क्विटिंग समथिंग व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, आप देखोगे ना तो जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी है ना, उनका एक अलग बैकग्राउंड होता है, उनका एक अलग बैक सपोर्ट होता है जो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से होता है। देखो अच्छा स्टार्टअप ना किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, ठीक है, तो कॉलेज ड्रॉप करना या कॉलेज करना ये एकदम अनरिलेटेड टॉपिक है कंपेयर टू कि आपको स्टार्टअप करना है। इवन व्हाट आई कैन, मैंने क्या देखा है कि कॉलेज में रहते हुए स्टार्टअप करना सबसे अच्छा ही सिनेरियो है। आपको ना रहने का सोचना है, ना खाने का सोचना है, ना कुछ करना, और एग्जाम आप सबको पता है, इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं, इतना चलता है और भी चीजें, तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। तो वही कारण आप कॉलेज में रहते रहते जो स्टार्टअप करोगे तो वो तो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो बनता है। तो मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि कॉलेज करना या ना करना आपके लिए बेस्ट है, मैं ये कहूंगा कि ये उसके साथ भी किया जा सकता है, और ये पूरा रिलेटेड टॉपिक है, आपको स्टार्टअप कैसे करना है। हाँ, तो आपका निर्णय तो सही साबित हुआ कि आपने पहले डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद स्टार्टअप में है। हाँ, तो यार देखो मतलब डिसीजन ये होता है ना कि आपने कोई डिसीजन लिया और उसको एग्जीक्यूट करके कर दिया। अगर आप बैकअप रखोगे तो अपने आप बैकअप ही फिर आपका मेन हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा ना यार कि बस अगर शुरू कर रहे हो ना तो बैकअप मत रखना, ठीक है, करते जाओ, अपने आप हो जाएगी चीजें। कोई सक्सेसफुल या फेलियर नहीं होता। इवन मैं बात कर रहा था, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक लाइफ स्टाइल होती है, कोई जॉब नहीं होती है। ये कोई आईआईटी जेईई का एग्जाम नहीं है ना कि आप या तो इसमें पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, राइट। ये एक लाइफ है जिसमें आज कुछ है, एक रोलर कोस्टर राइड है। मैं कहूंगा कि आज थोड़ा नीचे हो आप, कल थोड़ा ऊपर रहोगे, लेकिन यहाँ पे कोई पास या फेल, सक्सेस या फेलियर नहीं होता। एट द एंड आप सीख रहे होते हो और आपको पता है कि ये ऐसे होगा या नहीं होगा। तो ऐसे मैं कहूंगा, इसीलिए यार करते रहो, सक्सेसफुल अपने आप, अगर सक्सेसफुल डेफिनेशन में कह रहे हो, सक्सेसफुल हो जाओगे आप, ठीक है। इसको एग्जांपल से कंपेयर कर लो, अगर कोई अच्छी स्टॉक में डाले ना पैसा तो 5 साल बाद वो रिटर्न देगा, अगर 5 साल पैसा होल्ड कर रहे हो तो, ठीक है। आप भी लगे रहो, वो डेवलप ओवरऑल हो जाएगी चीज। थैंक यू सो मच किशन जी, जो आपने हमारे ऑडियंस के लिए इतना अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सब लोग को यार। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राइट, ये एक लाइफ है जिसमें आज कुछ है, एक रोलर कोस्टर राइड है। मैं कहूंगा कि आज थोड़ा नीचे हो आप, कल थोड़ा ऊपर रहोगे, लेकिन यहाँ पे कोई पास या फेल, सक्सेस या फेलियर नहीं होता। एट द एंड आप सीख रहे होते हो और आपको पता है कि ऐसे होगा या नहीं